सत्ता के गलियारों की हलचल, चर्चा और गपशप पर आधारित हमारे इस खास कार्यक्रम में तो चलिए शुरू करते हैं इस बार का पावर सेंटर। पुलिस वैसे तो उत्तर प्रदेश में तमाम सारे बड़े कारनामे करती रहती है, लेकिन फतेहपुर की पुलिस ने इस बार एक जादू किया है और इस जादू से सरकार को करोड़ों रुपए के राजस्व का चूना लग गया है। मामला ऐसा है कि आप सुनेंगे तो हैरत में पड़ जाएंगे। जिला प्रशासन ने मोरंग के 27 ढेरों को सीज किया था, लेकिन जब बाद में जांच हुई तो पता लगा कि 80% मोरंग जो है वो गायब हो चुकी है। माने कि खनन माफिया और चोर मोरंग उठा ले गए और पुलिस की पहरेदारी से उठा ले गए। महत्वपूर्ण बात यह है, ये फतेहपुर जिले में हसनगंज थाना क्षेत्र है, जहां पर 27 ढेर कहा जाए मोरंग के बहुत बड़े बड़े ढेर थे, अवैध ढेर थे, ये पकड़े गए थे। इसको बाकायदा सीज करके, चूंकि ये अवैध भंडारण था, इसको पुलिस की अभिरक्षा में दिया गया। लेकिन जब इसको कहा गया कि इसको नीलाम करके राजस्व इकट्ठा किया जाएगा, तो ये मोरंग मौके पर गायब मिली। 15,000 घन मीटर के करीब ये मोरंग चोरी हो गई। और जब मोरंग चोरी हो गई तो तत्कालीन एसपी प्रशांत कुमार और थाना अध्यक्ष ये पूरा मामला पिए बैठे रहे और चुपचाप सिपाही की ओर से एक एफआईआर लिखाई गई। जब जिला अधिकारी ने संजीव सिंह ने इस मामले में सख्ती की, तब ये बात मीडिया में आई और लोगों को जानकारी हुई। इतनी बड़ी चोरी और घटना पर राजस्व की लखनऊ तक मामला आया और खनन निदेशक रोशन जैकब ने भी डीएम से पूरे मामले में जांच कराकर दोषियों पर कार्रवाई करने को कहा है। लेकिन हैरत इस बात से होती है कि थाना अध्यक्ष की अभिरक्षा में मोरंग थी, पुलिस के पूरा अमला है, जिले में एसपी है, तत्कालीन एसपी प्रशांत कुमार बड़े तेज तर्रार माने जाते थे। ये मोरंग कैसे चोरी होती गई ट्रक की ट्रक? पुलिस को अब इस बात का भी डर नहीं है कि वो खुलेआम भ्रष्टाचार करेगी और कि उसके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। बिना पुलिस के मिली भगत के वहां से एक दाना मोरंग नहीं उठ सकती थी, क्योंकि वो पुलिस कस्टडी में ऑलरेडी थी। लेकिन सरकारी माल है, राम नाम जपना, पराया माल अपना, और पुलिस कहां चूकने वाली। इतना बड़ा दुस्साहसिक वारदात एसपी प्रशांत कुमार जो तत्कालीन फतेहपुर के थे, उनके नेतृत्व में यह काम हुसैनगंज थाना क्षेत्र में हुआ। अब सरकार ऐसे अफसरों को और इनाम देती है जो लूट करने में माहिर हो। अब उनको कन्नौज का नया एसपी बना दिया गया है। प्रशांत कुमार ने जो जिस तरह से जिले में वो लैंड ऑर्डर को कंट्रोल करने में नाकाम रहे, दो बच्चियों की मौत के मामले में जिस तरह से विवाद हुआ और जिस तरह से उन्होंने निर्दोषों पर मुकदमे लगाकर लोगों को चुप करने की कोशिश की, ये सब पुलिस की उस शैली को दर्शाता है जिसमें पुलिस को कहा जाता है कि पुलिस नकारा हो गई है, पुलिस भ्रष्टाचारी है। अब वो सरकार के उसके संपत्तियों पर उसकी निगाह है, अब वो उसको बेच खाने पर आमादा है। तो चोर चोरी से जाए, हेरे फेरी से ना जाए। और यहाँ तो सैकड़ों ट्रक मोरंग चोरी का मामला है। अब देखिए, सरकार एसपी को तो इनाम दे चुकी है, अब थानेदार को भी हो सकता है कि इंस्पेक्टर को प्रमोट करके सीओ बना दे, कोई बड़ी बात नहीं है। यहाँ जितना बड़ा चोर बेईमान उतने होके प्रमोशन। ब्यूरोक्रेसी के रिटायर अफसरों को और जो रिटायर होने कगार पे हैं, उनको जिस घड़ी का इंतजार था वो घड़ी आ गई है। उत्तर प्रदेश में मुख्य सूचना आयुक्त का पद खाली है। इस पद के लिए बहुत बड़े बड़े नामों ने आवेदन कर दिया है। सबसे आगे रेस में नाम तो 1983 बैच के आईएएस हैं, राजीव कपूर का चल ही रहा है।
वो ऑलरेडी सूचना आयुक्त हैं, लेकिन अब इसमें जो नए नाम जुड़े हैं वो काफ़ी रोचक हैं। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष हैं प्रभात कुमार, उन्होंने भी इस पद के लिए आवेदन किया है। प्रभात कुमार 3 साल के लिए लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष बने थे, 1.5 साल का समय उनका बीत चुका है और ये पद है 5 साल का, तो 1.5 साल बाद खाली हो जाएंगे। और लोक सेवा आयोग में झंझट इतना है कि अफसर सोचता है कि यहाँ से किसी तरह से कहीं शांत प्रिय जगह पहुँचो जहाँ चुपचाप नौकरी चलती रहे, सारी सुख सुविधाएं मिलती रहें। 2 और प्रमुख अफसरों ने भी इसमें आवेदन किया है और दोनों 1985 बैच के आईएएस हैं। एक तो है गुरदीप सिंह, जो राजस्व परिषद में भी नहीं चूके और खनन के मामले में जिनका नाम आया, अब उनको सरकार ने राजस्व परिषद से हटा के वेटिंग में डाल दिया है। इसी महीने उनका रिटायरमेंट भी है। उन्होंने भी इस पद के लिए आवेदन किया, लेकिन जो लोग सेवा में होते हैं उनको इस पद के लिए सरकार से सहमति लेनी पड़ती कोई आवेदन करने से पहले। तो उसमें गुरदीप सिंह के आवेदन को नियुक्ति विभाग ने खारिज कर दिया है। दूसरा बड़ा नाम आता है दीपक त्रिवेदी, जो राजस्व परिषद के चेयरमैन हैं। वो भी 1985 बैच के ही आईएएस अफसर हैं। उनका अगले साल अप्रैल में रिटायरमेंट है, यानी कहा जाए तो 5 महीना उनकी सेवा बची हुई है। दीपक त्रिवेदी भी सोच रहे होंगे कि 5 महीना ये चला जाए, उधर 4.5 साल तो बढ़ जाएगा। इसी तरह से पहले ये माना गया कि सरकार इस कुर्सी को पूर्व डीजीपी ओपी सिंह के लिए रिजर्व कर रही है। उन्होंने काफ़ी जोर भी लगाया, लेकिन ओपी सिंह जैसे ही डीजीपी पद से हटे, उसके बाद से सीएम कार्यालय से और सीएम हाउस से उनके कनेक्शन ऐसे कटे कि वो आज तक जुड़ नहीं पाए। जो व्यक्ति मुख्यमंत्री आवास में, कार्यालय में, जिलों में एसपी की पोस्टिंग में, डीआईजी में, आईजी में, एडीजी में, जिसने शासन को दरकिनार करके एक तरफा सिक्का चलाया हो, आज वो व्यक्ति सीएम से मिलने के लिए भी तरसता है। अब यह रेस जो है रोचक इसलिए हो गई है कि इसमें राजीव कपूर को पंचम तल के कई सारे अफसर चाहते हैं कि वो इस कुर्सी पर बैठ जाएं, लेकिन दीपक त्रिवेदी के आ जाने से थोड़ी ये जो कंपटीशन है ये रोचक हो गया है। लेकिन हर कोई ये जानता है कि ये पद जाएगा तो राजीव कपूर के ही हाथ में। डॉक्टर भगवान है या व्यापारी? जब चिकित्सा पेशा धंधा बन चुका है तो ऐसे में डॉक्टर भगवान का जो उसका दर्जा था वो खो चुका है। अब मामला धंधा करने का चाहे सरकारी क्षेत्र में हो चाहे निजी क्षेत्र में, कमोबेश स्थिति ऐसी ही है। सरकारी क्षेत्र में अस्पतालों में दिखाने आने वाले मरीजों से, दवाइयों से, इनसे आमदनी होती है, कमाई होती है। प्राइवेट नर्सिंग होम तो मान लीजिए 3 का 13 लेते ही हैं, खुलेआम लेते हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश में एक सीएमओ ने इतिहास कायम किया है। लीग से हटकर चलने की जो उन्होंने हिम्मत दिखाई है, उनके इस जज्बे और हिम्मत को सलाम है। वो नाम है अमेठी के सीएमओ डॉक्टर आशुतोष दुबे का। आशुतोष दुबे चिकित्सा जगत के एक नए अवतार हैं। प्रशासनिक मुखिया के रूप में जिले में उस आदमी ने आम आदमी, गरीब आदमी को इलाज कैसे मिले, इसके लिए 2 महीने में चमत्कारिक काम किए हैं। डॉक्टर आशुतोष दुबे लखनऊ में सिविल के सीएमएस रहे, बहुत लंबे समय तक रहे। 2 महीना पहले 1 अक्टूबर को उनको अमेठी का नया सीएमओ बनाया गया। लेकिन इस 2 महीने में उस आदमी ने जिले के कोने कोने में पहुंचकर, चाहे पीएससी हो चाहे सीएससी हो, वहाँ की स्वास्थ्य सेवाएं कैसी हैं, वहाँ के भवन कैसे हैं, वहाँ के रास्ते कितने जर्जर हैं, वहाँ पर दवाइयाँ हैं कि नहीं हैं, जिन गाँवों में आज तक सरकार का शायद कोई अफसर न पहुँचा हो, वहाँ सीएमओ आशुतोष दुबे पहुँच रहे हैं। सादा जीवन उच्च विचार, आशुतोष दुबे जैसा व्यक्तित्व शायद आज के ज़माने में
मानवता का और डॉक्टर जिसे भगवान कहा जाता है उसका सबसे बड़ा उदाहरण है। आशुतोष दुबे ने गरीबों की सेवा के लिए नेफ्रोलॉजी यूनिट शुरू की अस्पताल में। गांव-गांव वो हफ्ते में 6 दिन क्षेत्र में दौरे पर रहते हैं। लोगों को दवा मिल रही कि नहीं मिल रही है, भवन जो जर्जर है उसमें डिस्पेंसरी चलाई जाए कि ना चलाई जाए, उसको सुधार कैसे किया जाए, आने जाने का अस्पताल तक गरीबों के लिए रास्ता तक नहीं है, ऐसे ऐसे पीएससियां बनी हुई हैं, वहां पर आशुतोष दुबे पहुंचे। आज के ज़माने में ऐसे अधिकारी कम देखने को मिलते हैं। सीएमओ का पद तो वैसे भी लाखों रुपए में बिकता है और आज से नहीं बहुत समय से बिकता रहा है। अब ऐसे में एक आदमी जो अपनी मेहनत के दम पर, प्रतिभा के दम पर, इच्छा शक्ति के दम पर गरीब के दर्द को कम करने की कोशिश कर रहा है। सरकार जो दवा देती है, मुफ्त इलाज की सुविधा देती है, वो आम आदमी गरीब आदमी को मिले और उसके द्वार पर पहुंचकर अगर मिले तो वो भी देने के लिए आशुतोष दुबे तैयार हैं। हमारा नमन है ऐसे चिकित्सकों को जो उत्तर प्रदेश की साख को बढ़ा रहे हैं। यूपी के 75 जिलों में शायद ऐसा कोई सीएमओ होगा जो डॉक्टर आशुतोष दुबे का मुकाबला कर सके। इंसानियत में, अपने पेशे के प्रति ईमानदारी में और समय से ज़्यादा काम करने में, पूरे समय का सदुपयोग गरीबों की सेवा में करना, उनके स्वास्थ्य को बेहतर बनाना, गांव और गरीब तक पहुंचना जो सरकार का लक्ष्य है, अगर कोई उसे पूरा कर रहा है तो आशुतोष दुबे हैं वो नाम। और ऐसे चिकित्सकों को हर जगह सम्मान मिलना चाहिए, ये हमारी सामाजिक धरोहर भी है। यूपी में डायरेक्ट आईपीएस अफसरों की इन दिनों चांदी चल रही है और ख़ास तौर से जो नए अधिकारी हैं। यूपी में एक नई व्यवस्था भी अभी देखने को मिली पिछले दिनों, जब 43 आईपीएस अफसरों के तबादले हुए। 2015 बैच को जिलों में एसपी बना दिया गया। सरकार ने 2014 बैच के कारनामों से कोई सबक नहीं लिया। 2014 बैच के एसपी महोबा के मणिलाल पाटीदार ने बंदूक की नोक पर लोगों से वसूली कराई, हत्या और मर्डर जैसे आरोप उनके ऊपर हैं। इतना भ्रष्टाचार करने के बाद वरिष्ठ अफसरों को नजरअंदाज करते हुए 2015 बैच के अफसरों को, चक्रेश मिश्रा को संभल का, सुकीर्ति माधव मिश्रा को शामली का, डॉक्टर कौस्तुभ को संत कबीर नगर का, अपर्णा गौतम को औरैया का, अवनीश पांडे को मैनपुरी का, नीरज यादव को हापुड़ का, अमित कुमार सेकंड को चंदौली का, प्रमोद कुमार को ललितपुर का, अशोक मीणा को फर्रुखाबाद का और सत्यपाल अंतिल को फतेहपुर का, अपर्णा गुप्ता को रेलवे मुरादाबाद का एसपी बनाया गया। अच्छी बात है, बनाइए, कोई समस्या नहीं। लेकिन इस तबादलों ने उत्तर प्रदेश के जो स्टेट कैडर के आईपीएस हैं प्रमोटेड, उनको एक तरह से सफाया कर दिया। उनका स्टेट कैडर दफन हो गया। पिछले 2 सालों में 43 के करीब आईपीएस अफसर पीपीएस से आईपीएस बने, प्रमोट हुए हैं। लेकिन 2018 के जो प्रमोटेड 18 अफसर थे, उसमें से मात्र 3 को अब तक जिला मिला है। 15 अफसर तैनाती के इंतजार में बैठे, उनको जिला नहीं मिल पाया। ये असमानता देखिए, ये भेदभाव देखिए कि उत्तर प्रदेश में जिसने 30 साल 35 साल सेवा करके जो अब आईपीएस बने हैं, वो जिले के काबिल नहीं समझे जा रहे हैं, और जिनकी नौकरी अभी 4 साढ़े 4 साल हुई है, वो जिले के एसपी बन रहे हैं। और डायरेक्ट अफसरों के कारनामे जो रहे हैं, वो भी उत्तर प्रदेश के लोग देखते हैं। यूपी का जो प्रमोटेड आईपीएस संवर्ग है, वो बेहद दुखी है। सरकार की नज़र उनकी ओर क्यों नहीं है? पूरे जीवन की नौकरी का अंतिम समय है, 4-5 साल सेवा बची है, किसी जिले में एसपी नहीं रह पाएंगे। बाल बच्चे रिश्तेदार तक उपहास करते हैं कि कहीं एसपी तो बने नहीं, आईपीएस तो हैं। गजब व्यवस्था है। 2019 में 23 पीपीएस आईपीएस में प्रमोट हुए थे, उसमें से अधिकतर अभी एडिशनल एसपी के रूप में ही जिले में काम कर रहे हैं।
कितना अपमान होगा, कितना भेदभाव होगा। अपने आप में बड़ी हैरत और विचित्रता की बात है कि जिसको सबसे ज्यादा अनुभव है उनको जिले को कमान नहीं दी जाती, स्टेट कैडर को दोयम दर्जे का समझा जाता है। लेकिन ये दुर्भाग्य है सिस्टम का, जब सरकार 1/3 टोटल कैडर का स्टेट कैडर से आईपीएस में प्रमोशन देती है, तो उत्तर प्रदेश के 75 जिलों में से 25 में तो कम से कम स्टेट कैडर के अफसरों को एसपी होना चाहिए। ये एक खाली सरकार को जगाने के लिए है। सरकार की अपनी इच्छा, वो 75 जिलों में डायरेक्ट आईपीएस रखे, कोई फर्क नहीं है, लेकिन सबको उसका हक मिलना चाहिए। जो जिस लायक है उसको वो सम्मान दिया जाए। ये अपने आप में बड़ी हैरत भरी बात है कि अनुशासित फोर्स होने के नाते लोग अंदर अंदर कुढ़ते रहते हैं, अपनी बात कह नहीं पाते। लेकिन अब स्टेट कैडर को बर्फ में लगाने वाले उनको मेन स्ट्रीम में कब लाएंगे, जरा ये देखें। आपको मैं 2018 में जो आईपीएस बने अफसर उनके नाम गिनाऊं जो अब तक जिले में एसपी नहीं बन पाए हैं। अशोक राय, सुभाष चंद्र साक्य, सुधा सिंह, राजेश सक्सेना, अष्टभुजा प्रसाद सिंह, कमला प्रसाद यादव, निजाम हुसैन, विकास चंद्र वैद्य, राम यज्ञ यादव। और 2019 में भी 23 लोग प्रमोट हुए हैं, वो अभी तक एसपी हैं, बहुत सारे नाम हैं। तो क्या इनका हक नहीं है कि कभी ये जिले में एसपी बने? ये सीओ रहे, एडिशनल एसपी रहे, हमेशा माताहती करें? क्या इनकी समझ कम है? लेकिन सरकार इनकी सुध कब लेगी? बहरहाल जो अफसर दोयम दर्जे के समझे जा रहे हैं, जिनका दर्द समझने वाला कोई नहीं है, जिनकी नौकरी अब कुछ साल बची है, उनके लिए हम ये लाइनें पेश करते हैं कि हम जलें तो सब चिराग समझ बैठे, और जब हम महके तो सब गुलाब समझ बैठे। लेकिन मेरे लफ्जों का दर्द किसी ने नहीं देखा, हमने सर झुकाया तो वो खुद को नवाब समझ बैठे। यूपी में इन दिनों असमानता का एक और मंजर सामने आया है, और वो ब्यूरोक्रेसी से जुड़ी हुई अजीब स्थिति है। उत्तर प्रदेश में जहां पुलिस विभाग में 2015 बैच के अफसरों को जिले में एसपी बना दिया गया है, वहीं आईएएस में 2012 बैच के बहुत सारे अफसर अब तक जिलों में डीएम नहीं बन पाए हैं। अब 2015 वाला जिले में एसपी है जो आईपीएस है, और 2015 का आईएएस वहीं पर सीडीओ है। आप असमानता देखिए और विचित्रता देखिए। जो लोग ये तय करते हैं वो पता नहीं क्या देखते हैं। 2012 बैच के कई अफसर अब तक डीएम नहीं बन पाए हैं। 2013 बैच भी लाइन में है, डीएम बनने के लिए छटपटा रहा है, और 2015 बैच तो अभी जिलों में सीडीओ है कई जगह। अब ये अजब विषमता है। शीर्ष लेवल को ये देखना है कि जिले में एक ही बैच का आदमी एसपी होगा और एक ही उसी बैच का उसका मातहत जूनियर पोस्ट पर सीडीओ होगा। 2012 बैच की अगर हम चर्चा करें तो नेहा प्रकाश, टीके शिबू, विभा चहल ये अब तक डीएम नहीं बन पाए। 2013 बैच में दिव्या मित्तल, राज कमल यादव, प्रियंका निरंजन, सत्येंद्र कुमार, अपूर्वा दुबे, चांदनी सिंह, अनुज सिंह, हर्षिता माथुर ये सब भी अभी तक डीएम नहीं बन पाए, और 5 साल की नौकरी वाले जिले में जाके एसपी बन गए। अपनी अपनी किस्मत है, लेकिन ये असमानता भी है। आईएएस और आईपीएस में जब एक साथ बैच निकला, एक साथ नौकरी में आए, तो आखिर ऐसा कौन सा कारण है कि 4.5 और 5 साल की नौकरी वाला जिले में कप्तान बन जाए और आईएएस में उसी बैच के लोग जिलों में जूनियर पदों पर काम कर रहे हैं। अक्सर ऐसा होता है कि आईएएस अफसर हमेशा प्रभावी माने जाते हैं, बड़े पद वो जल्दी हासिल कर लेते थे, लेकिन इस बार मामला थोड़ा उलट गया है, और इसी वजह से आईएएस अफसर छटपटा भी बहुत रहे हैं।
लेकिन उत्तर प्रदेश के नियुक्ति और कार्मिक विभाग को यह देखना होगा कि यह असमानता क्यों है। मुख्यमंत्री कार्यालय भी इस पर नजर डाले कि इतनी बड़ी खाई कैसे बन गई और इतना बड़ा अंतर कैसे आ गया आईएएस और आईपीएस की तैनाती में। जो डीएम नहीं बन पाएगा स्वाभाविक है निराश होगा, लेकिन चूंकि डायरेक्ट अफसरों के पास 15 साल का वक्त होता है, वो लंबा टाइम होता है, वो कभी भी आगे चल के डीएम बन सकते हैं। लेकिन सरकारें बात करती हैं कि हम पारदर्शी काम करते हैं, हम भेदभाव नहीं करते, जहां गलती होगी वहां सुधार भी करेंगे। तो ये असमानता, ये गलती नहीं है तो क्या है? यहां सुधार की गुंजाइश दिखती है कि नहीं दिखती है? इस बात की बुद्धिजीवी वर्ग में भी चर्चा होती होगी, और जो लोग ब्यूरोक्रेसी के जानकार हैं वो ये देखें कि ये पोस्टिंग का जो तरीका है ये कौन से फार्मूले पर है और ये फार्मूला कितना गलत है। तो ये अब सही करना सरकार का काम है। मीडिया अपना ध्यानाकर्षण करती है। बहरहाल जो आईएएस अधिकारी डीएम बनने के इंतजार में हैं वो कुंठित भी होंगे, निराश भी होंगे, लेकिन उनके लिए हम इतना ही कहेंगे कि नज़र और नसीब में भी क्या फ़र्क है यारों। नज़र उसे ही पसंद करती है जो शायद नसीब में नहीं होता। इंतज़ार लंबा होता जा रहा है और अपने से साथ के लोग अच्छी पोस्टिंग पर, अपने से नीचे के पीछे नौकरी में आए लोग जिलों की पोस्टिंग पर जा रहे हैं, तो निराशा और कुंठा होना स्वाभाविक है। लेकिन हम उम्मीद करें कि सरकार इसमें सुधार करेगी। बहरहाल इस बार सत्ता के गलियारों की गपशप और चर्चा में इतना ही। अगले सप्ताह आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।